Okay guys, let's start with Stephen Boltzmann's law. अच्छा देखो, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और जो पिछली क्लास में हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था ना, इन दोनों से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस इन दोनों से काफी आते हैं। चलो पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, द लुमिनोसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी। अच्छा देखो, यहाँ पर ब्लैक बॉडी ना किसी स्टार को हम कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना, ब्लैक बॉडी हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर रेडिएशन फॉल करती हैं तो वो 100% रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेता है। आइडियली दैट्स अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। अच्छा देखें क्या कह रहा है, द लुमिनोसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ये स्टार, एट टेम्परेचर T is proportional to its surface area and T की पावर 4। यानी इसका मतलब लुमिनोसिटी जो होती है स्टार की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 से, ठीक है। दोनों को कंबाइन करूं तो मैं ये लिख दूंगा, लुमिनोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर T4। तो गाइस एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ सेकंड। तो अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ, जो लुमिनोसिटी होती है किसी भी स्टार की, वो इन दो चीजों से प्रोपोर्शनल होती है, उसके एरिया से और टेम्परेचर की पावर 4 से। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, वेयर दिस कांस्टेंट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन, या स्टीफन, आई मीन बोल्ट्जमैन नहीं बल्कि इट्स कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी डेटा शीट में, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट होता है इसका वॉट और मीटर स्क्वायर पर के की पावर -4, ठीक है। वॉट लुमिनोसिटी का, ज़ाहिर है मीटर स्क्वायर एरिया का, और के की पावर -4 टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये लॉ है, ये लॉ आप लोगों को याद होना चाहिए। ये डेफिनेशन आती है इन लॉस की, तो लॉ का स्टेटमेंट और लॉ का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोग लुमिनोसिटी, और अगर मुझे टेम्परेचर पता हो, लुमिनोसिटी पता हो स्टार की, और अगर मुझे स्टार का टेम्परेचर पता हो, तो सिंपली आप इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं, उसका फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ द स्टार निकालने का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये आसान तरीका है कि आप स्टार की लुमिनोसिटी निकाल के उसका टेम्परेचर जो है ना, वो अगर हमें पता हो तो हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, यहां तक सबको बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अच्छा चलो, अब एरिया अगर एक दफा आ गया तो उस एरिया को इस्तेमाल करके व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड द रेडियस, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द स्टार जो है ना वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो एक दफा एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ द स्फेयर या स्टार इज, इसका होगा 4πr²। ये एरिया है, ये वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। सो इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं एरिया की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं स्टीफेंस कांस्टेंट, और एरिया की जगह 4πr²T4, और यहाँ से r को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं, तो यू कैन डिटरमिन द रेडियस ऑफ द स्टार। दिस इज अ वेरी कॉमन वे टू डिटरमिन द रेडियस ऑफ द स्टार, ठीक है। इसको हम एस्टिमेटेड रेडियस कहते हैं, नॉर्मली या कॉमनली नोन एज स्टेलर रेडियाई,
ठीक है। रेडियस आर रेफर्ड एज एस्टिमेटेड रेडियस, जाहिर है यार आप एस्टिमेटेड ही होगा ना, ये कोई यानी आप इतना कोई एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि एक्यूरेट होगा। ठीक है, और इसको स्टेलर रेडियाई भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा चलें, मैं आपको अभी इसके पास पेपर के भी एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, उसका आंसर देखो कैसे करना होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला हुआ है ताकि आप लोगों को नोट्स में डाला हुआ है, इसको आप याद कर लें लर्नेट। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को जरा इसका एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी कि ये कैसे आते हैं। चलिए लेट्स डू एन एग्जांपल क्वेश्चन। देखो एग्जांपल में मुझे उसने कहा हुआ है कि एक स्टीफन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें ये दी हुई है। स्टार की लुमिनोसिटी हमें ये गिवन है और सरफेस टेम्परेचर भी गिवन है। लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार इज 6.0 into 10⁻28 watts एंड सरफेस टेम्परेचर इज कितने केल्विन। शो दैट द सरफेस एरिया, इसका हमें सरफेस एरिया शो करना है इज 7.8 into 10⁻7.9 कर लें इसको, 89। फिर उसके बाद आप इसका रेडियस कैलकुलेट कर लें। फिर बी पार्ट 2 के अंदर उसने कहा है रेशो ऑफ इट्स रेडियस एंड दैट ऑफ द सन। ठीक है, अच्छा चल इसको 7.8 या 7.9 कर लीजिएगा। तो सिंपल गाइस, आप लुमिनोसिटी पुट करें, कितनी है वो 6.0 into 10⁻28। स्टीफन कांस्टेंट पुट करें 5.67 into 10⁻8। यहाँ पर आप पुट कर दें एरिया और ये आपका हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन्स। ठीक है, यहाँ से आपका एरिया कैलकुलेट हो गया। अच्छा 6.9 कर लें इसको, 9 एज ए सेट। ठीक है, ये आपका एरिया सिंपली कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद आप उसका रेडियस निकाल लें। रेडियस कैसे निकलेगा, 4πr² के इक्वल इक्वेट कर दें एरिया को। यहाँ से r को सब्जेक्ट बना के एरिया आपने निकाल लिया है, 4π की वैल्यू हमें पता है, ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट योर रेडियस। रेडियस आ गया, रेडियस आएगा इसका 2.5 into 10⁻10। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान सा सवाल है। लुमिनोसिटी आपको गिवन है, आप लोगों को सरफेस टेम्परेचर गिवन है और कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। पहले पार्ट में आपसे कहा हुआ है एरिया को प्रूव करें कि एरिया 7.9 into 10⁻21 के बराबर है, वो हमने कर दिया। सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है रेडियस कैलकुलेट करें, एरिया का फॉर्मूला है उसका रेडियस का, रेडियस ऑफ द स्फीयर का एरिया इज इक्वल टू 4πr²। यहाँ से हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देख लें इसको एक दफा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, देख लें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आप उसको रेडियस को सन के रेडियस से कंपेयर करें। ठीक है, रेशो निकालें। तो ऊपर आप पुट कर दें स्टार का रेडियस, नीचे आप पुट कर दें सन का रेडियस। सिर्फ ये कंपैरिजन करके बताने के लिए है कि स्टार्स के रेडियस कितने बड़े या कितने छोटे हो सकते हैं कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सन। ठीक है, चले अब आप देखें इसके अंदर हमें जो हमने निकाला वो था 2.5 into 10⁻10। सन का जो रेडियस है वो है 7 into 10⁻8। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35 पॉइंट, नहीं 7 नहीं आएगा, 8, इसको जरा 35.86 आ रहा है। ठीक है, अच्छा मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इसका स्टार का एरिया है वो 35.8
6 टाइम्स बड़ा है, एरिया नहीं रेडियस, सो जो रेडियस है वो 35.86 टाइम बड़ा है देन द रेडियस ऑफ द सन। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि कितने मैसिव हो सकते हैं इनके रेडिया। ठीक है, हम समझते हैं कि सन ही कोई दुनिया की टॉप चीज है, बड़ी चीज है, बट आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इतने बड़े बड़े आपके पास जो है वो स्टार्स होते हैं जिनके रेडियस इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा पास पेपर के सवाल देखें इसके कैसे आते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये नवंबर 22 का वेरिएंट 41 का एक सवाल है। ठीक है, इसमें पहले पार्ट में उसने कहा है लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार को स्टेट करो, तो इसकी डेफिनेशन होती है पावर या टोटल पावर एमिटेड बाय अ स्टार। ठीक है, उसके बाद जी उसने आपको एक स्टार दिया हुआ है, उसका कहा हुआ है डिस्टेंस जो है अर्थ से दिया हुआ है, उसकी लुमिनोसिटी दी हुई, आप पढ़ लें क्वेश्चन। तो अर्थ से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, उसकी लुमिनोसिटी दी हुई है, उसका सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में उसका है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कैलकुलेट करो दैट वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। पिछली क्लास में मैंने आपको रेडियल फ्लक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग जिनको याद नहीं है वो इसकी जो रिकॉर्डिंग है पहले वाली वो देख लीजिएगा। तो इसका रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला है L/4πd²। ठीक है, वे d इज द डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस होता है। तो यहां से हमारे पास लुमिनोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, सारी वैल्यूज पुट की, इससे हमने आंसर निकाल लिया 1.18 into 10 power minus 7. So I can write my answer as 1.2 into 10 power minus 7 या even 1.18 भी मैं लिख सकता हूँ। I can write my answer to the number of significant, देखो उसके अंदर 2 डेसिमल प्लेस पे गिवन है ना क्वेश्चन में, तो मैंने इसीलिए अपने आंसर को भी 2 डेसिमल प्लेस पे लिख दिया। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। ठीक है, अच्छा अब ये वाला अगला वाला पार्ट देखो, डिटरमिन द रेडियस ऑफ द स्टार। तो रेडियस ऑफ द स्टार निकालने के लिए आपको अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया लुमिनोसिटी इज इक्वल टू, यही एरिया की जगह 4πr² पुट कर दिया, स्टीफेंस कांस्टेंट फॉर स्टीफेंस कांस्टेंट और टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, यहां से सारी वैल्यूज पुट करो, रेडियस हमने ऊपर निकाल लिया, स्टीफेंस कांस्टेंट हमें पता है, ठीक है, उसके बाद हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 9830, यहाँ से आपने पुट किया और आप इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चले सी पार्ट, explain how the surface temperature of the distant star may be determined from wavelength spectrum of the light from the star। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये 3 मार्क का सवाल, बड़ा कॉमन है, ये आता है, इसको जरा आप समझ लें। ठीक है, देखो इसका तरीका मैं इसका, आप इसको बस याद कर ले, लर्न दिस, ये ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करें। ठीक है, लर्न दिस। ये हमेशा आता है कि सरफेस टेम्परेचर को आप कैसे यूज कर सकते हैं टू डिटरमिन वेवलेंथ। देखो पहले हम क्या करते हैं कि हम जो डिटरमिन ऑफ द पीक इंटेंसिटी फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्टार, याद है हमने पीक इंटेंसिटी का ये वाला ग्राफ बनाया था, ये पीक इंटेंसिटी का ग्राफ मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इस पीक वेवलेंथ को पहले हम डिटरमिन कर लेते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर हमें नोन होता है, और फिर उसके बाद वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के आप उसका जो है ना वो
सरफेस टेम्परेचर निकाल लेते हैं। देखें पहले तो इसका आंसर क्या है, मैं इसका आंसर आपके सामने जरा बता देता हूँ। इसका स्टैंडर्ड आंसर है, ये आपको समझे याद करना पड़ेगा। पहले वेवलेंथ ऑफ पीक इंटेंसिटी फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्टार इज डिटरमाइंड, यानी स्टार से जो पीक वेवलेंथ आती है ना, पहले आप उसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फिर वेवलेंथ ऑफ पीक इंटेंसिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ नोन टेम्परेचर। देखो भाई, उसी हम ये देखते हैं, अच्छा हमारी लैब में हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट यही वेवलेंथ एमिट कर रहा है, और वो जाहिर है हमें उसका जो है वो टेम्परेचर पता होता है, उसका नोन टेम्परेचर होता है। अगर दोनों की वेवलेंथ एमिशन जाहिर है सेम है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस पे ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के हम उसका जो है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं वेवलेंथ। तो हम ये कह देते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द पीक इंटेंसिटी from the object of known temperature is determined, and using Wien displacement law we can then determine the surface temperature। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप जो है ना वो ये वेवलेंथ यहाँ पुट कर देते हैं, वेन डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट हमें पता होता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का, और फिर आप उससे जो है उसका सरफेस टेम्परेचर डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो हम कहते हैं ना कि ये वाला जुमला, डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ पीक इंटेंसिटी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ नोन टेम्परेचर, ये इसका जो है ना वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सही है। पढ़ लें इसको एक दफा। चलिए, अच्छा ये कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ये 12 क्वेश्चंस आप लोग खुद ही अटेम्प्ट कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। भाई ये क्वेश्चंस है, इस पे आप जो है ये फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप लोग चाहें तो इसकी तस्वीर ले लें इनके क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा खुद से, ठीक है। चलिए अभी मैं जा रहा हूँ अगले लॉ को, हम कहते हैं हबल्स लॉ एंड द बिग बैंग थ्योरी। एक सेकंड मुझे दीजिएगा जरा, ओके देखो, हबल्स लॉ एंड बिग बैंग थ्योरी। अच्छा भाई, अब इसके लिए ना आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाके क्वांटम फिजिक्स को रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो क्वांटम फिजिक्स इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा देखिए, अगर आपको याद हो, क्वांटम फिजिक्स में हमने एक फिनोमेना पढ़ा था कि अगर हम किसी एमिशंस, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी हॉट सैंपल ऑफ द गैस की एमिशंस का स्पेक्ट्रम एनालाइज करें, तो उसमें उस स्पेक्ट्रम में हमारे पास कलर्ड लाइन रीजन्स होते हैं, उसमें डार्क लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है अगर हम लोग उसका बल्कि एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करेंगे ना एलिमेंट्स को, तो हम ये देखेंगे डार्क लाइंस ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि सिर्फ कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी जो कलर्स हैं वो अपने थ्रू वो जाने देता है। इसी तरह अच्छा आपको याद होगा एमिशन भी होती है, तो एमिशंस भी जो होती है ना वो कुछ पर्टिकुलर कलर्स की होती हैं, और बाकी कलर्स वो इसलिए एमिट नहीं करता क्योंकि बाकी कलर्स जो है वो बेसिक, यानी आप लोग अगर देखें, सो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पहले तो वो बैकग्राउंड थ्योरी समझा दी है ना एक दफा वापस से। तो हमने पढ़ा था, when we analyze the emission spectrum of a star we observe that some radiations are absorbed by elements, ठीक है। अच्छा अब ये जरा कॉन्सेप्ट समझो, इसके अंदर हो क्या रहा है। जब लाइट किसी भी स्टार पे पड़ी है ना, तो वो क्या करता है, वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी रेडिएशंस को जो है ना वो समझे एमिट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, वो आम तौर पे
आपको पता है कुछ ही कलर्स इसलिए एब्जॉर्ब करता है क्योंकि हमने क्वांटम में पढ़ा था कि कुछ कलर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाती है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को जम करवाती है। अच्छा, तो अब समझो स्टार से जो आने वाली रेडिएशंस होती है ना, उनको अगर आप स्टडी करें तो उसके अंदर भी कुछ कलर्स होते हैं और कुछ डार्क लाइंस होती हैं। ठीक है, समवट लाइक दिस। मैं अगले पेज पे आपको लेके जाता हूँ। ये कलर्स हैं और इसके अंदर डार्क लाइंस हैं। ठीक है, ये जो डार्क लाइंस है ना, ये अब्सॉर्ब हो गए हैं कलर्स। ठीक, और ये कलर्स बाकी जो आपको नजर आ रहे हैं ये उसने रिफ्लेक्ट कर दिए हैं, एमिट कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो एब्जॉर्ब करते हैं ना, बेसिकली ये एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और आमतौर पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि ये कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप इसी तरीके से बहुत दूर से आने वाले स्टार्स का लाइन स्पेक्ट्रा है, आपको पता है इसको कॉमनली लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, उनको अगर आप जो है ना वो स्टडी करें और उनको, अच्छा अब आप समझें बहुत दूर कोई स्टार है उससे आने वाला स्पेक्ट्रम हम देखें और उसको कंपेयर करें जो लेबोरेटरी में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना उससे, तो आपको नजर आएगा उनका पैटर्न बहुत आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। अगर किस देखो एक कुछ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और उनसे एमिशंस या उसका जो स्पेक्ट्रम रिजल्ट है और जो स्टार से आने वाले रिजल्ट्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं ना तो आपको बड़े सिमिलर पैटर्न नजर आते हैं। ठीक है, सिर्फ उसके अंदर एक फर्क नजर आता है आपको कि वो जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है ना वो थोड़ा सा रेड के रीजन की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ होता है। ठीक है, इसको कहते हैं रेड शिफ्ट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, मैं आपको फिर समझाता हूं कि ये क्यों होता है ये रेड की तरफ शिफ्ट। अच्छा, when line spectrum of stars from distant galaxies are compared with spectrum of same elements in laboratory, यानी स्टार के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और जमीन पे वही हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, जब उनके स्पेक्ट्रम को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि द पैटर्न उसका जो है ना दे शो द सेम कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न, बिल्कुल आइडेंटिकल पैटर्न होता है। अभी मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाता हूँ पैटर्न की कैसी होती है। सिर्फ फर्क दोनों में ये होता है कि थोड़ा सा वो पैटर्न रेड की तरफ शिफ्ट होता है, बट लाइंस आर शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द रेड लाइट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, फ्रॉम वे मोर डिस्टेंट स्टार, यानी स्टार का जो स्पेक्ट्रम है ना वो थोड़ा सा रेड की तरफ शिफ्ट होता है। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ये ऐसे हो जाता है, आप देख रहे हो। ये जो है ना ये है फ्रॉम एलिमेंट्स एट अर्थ, ये फ्रॉम एलिमेंट्स ऑन अर्थ, और ये है फ्रॉम डिस्टेंट स्टार। तुम देखो इसकी जो ब्लैक लाइंस हैं वो जरा रेड की तरफ शिफ्ट हुई हुई हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से भी समझना है, अभी तो पहले समझाने के लिए मैंने तुम्हें कंपैरिजन दिया ना। अच्छा, अब एक और तरीके से भी, अब इसके अंदर एक और बात भी समझो। इसी तरीके से अगर स्टार का आप एमिशन देखें, अभी इस वक्त समझो वो ऐसा नजर आ रहा है, और इसको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखें, लेट्स सपोज 2 साल बाद देखें, तो उसका उसके अंदर भी ये होता है कि रेड शिफ्टेड, वो भी थोड़ा सा जो है ना वो आपको शिफ्ट हुआ हुआ नजर आता है। ठीक है, चलो अब देखो समझाते हैं इसको। ठीक है जी, ये क्या हुआ, अब इसको समझने के लिए आप लोगों को जो है वो डॉपलर्स इफेक्ट जो आपने एएस फिजिक्स में वेव्स में पढ़ा था, जरा उसको रिकॉल करना पड़ेगा, डॉपलर्स इफेक्ट को। और डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है आपको जरा याद कराते हैं जी। तो जरा थोड़ी सी एएस की वेव्स हम याद करते हैं। हमने, आपको याद है डॉपलर्स इफेक्ट में एएस में पढ़ा था कि अगर एक स्टेशनरी सोर्स है जो वेव प्रोड्यूस करती है और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्व करेंगे उस वेव की जो वो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है।
लेकिन अगर कोई सोर्स मूव करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो हम जरा याद करें, हमने एएस में पढ़ा था कि अगर सोर्स आपकी तरफ मूव करती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है या वेवलेंथ डिक्रीज होती है, और अगर सोर्स आपसे दूर जा रही होती है ऑब्जर्वर से तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है या वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जरा इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये डॉपलर इफेक्ट है जो एएस में पढ़ा था, एक दफा इसको गो थ्रू कर लें। ये अभी मैंने जो समझाया ये वही बात है। द अपेरेंट चेंज इन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन एंड द सोर्स इज इन मोशन रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, लाइक साउंड, दिस कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन लाइट। तो साउंड में तो खैर आप बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन लाइट के अंदर भी आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलती है। यार उतनी प्रोफाउंड नहीं होती, उतनी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि साउंड की असल में वेवलेंथ छोटी है ना, बड़ी है सॉरी, कंपैरिजन में। तो लाइट के अंदर ये आपका इतना शिफ्टेड नहीं होती, लेकिन होती है इसमें भी। अच्छा, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट emitting light moves away from the observer, the wavelength apparently increases, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये की लाइन है। तो ये रेड एंड की तरफ शिफ्ट होने का एक्चुअली मतलब ये होता है कि दूर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट आपसे, क्योंकि जब वेवलेंथ बढ़ती है ना तो जाहिर है वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ है ना रेड की, तो जब भी हम ये कहते हैं रेड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ लॉन्गर हो रही है, तभी वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है। अब इधर अगर मैं आप लोगों को रेड शिफ्ट क्या होती है बताऊं, तो रेड शिफ्ट को कहते हैं इट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ। बहुत छोटा सा इंक्रीज होता है ये, या डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपको याद करनी है रेड शिफ्ट की। तो जब भी ऑब्जर्वर से कोई चीज कोई दूर जाएगी ना, तो याद रखिएगा हम ये कहते हैं वो रेड शिफ्ट हो गया, यानी उसकी वेवलेंथ के अंदर जो है वो फ्रैक्शनल छोटा सा इंक्रीज आता है। ठीक है, चलो, डिस्टेंट स्टार्स, जाहिर है जो दूर होते हैं, एंड गैलेक्सीज शो एन इंक्रीज। अब की पॉइंट ये है, हमने जब भी स्टार्स को ऑब्जर्व किया है ना, हमने देखा है कि वो रेड शिफ्ट शो करते हैं। रेड शिफ्ट शो करने का मतलब ये है कि अगर आप उनका अभी स्पेक्ट्रम देखें और थोड़े अरसे बाद स्पेक्ट्रम देखें तो नजर आता है कि उनका स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ब्लू शिफ्ट भी एक चीज होती है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ब्लू शिफ्ट का मतलब, अगर ब्लू शिफ्ट हो ना, यानी यही स्पेक्ट्रम अगर आपका ब्लू की तरफ शिफ्ट हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेवलेंथ जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। और ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा होता है। कोई स्टार अगर आपकी तरफ आ रहा हो ना, तो रेड शिफ्टिंग करेगा, वो ब्लू शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने एक डायग्राम डाल दिया है कि देख रहे हो, अगर स्टार तुमसे दूर जा रहा है तो तुम्हें रेड शिफ्ट नजर आएगा, यानी तुम्हें नजर आएगा उसका कलर रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। और अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट नजर आता है। ठीक है, तो डॉपलर्स रेड शिफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले जो है ना इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चेंज इन वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ, जो कि इक्वल होगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, जो कि इक्वल होगा वी स्पीड अपॉन, यहां से देखो अब ये वी जो है वो स्पीड ऑफ द स्टार है, और कैपिटल सी जो है वो स्पीड ऑफ द लाइट है इन वैक्यूम। ठीक है, तो अगर मुझे लेमडा और चेंज इन लेमडा निकल आए, या फ्रीक्वेंसी या चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकल आए, और सी तो हमें पता होता है, ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होती है, तो हम उससे वी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी वही है, वही निकालने के लिए आता है। ठीक है, अभी मैं कराता हूँ इसको भी क्वेश्चन में। तो ये मैंने डायग्राम जो है ना वो आपको डाल दिया रेड शिफ्ट का। तो देखो ये जो है ना, पहले कुछ टाइम पहले और आप देख रहे हैं कुछ टाइम बाद वो रेड की तरफ शिफ्ट हो गई हैं सारी लाइंस, इसको कहते हैं रेड शिफ्ट। अगर ये नीचे हो जाती है ना तो ये ब्लू शिफ्ट होता। ठीक है, अच्छा, चले।
अब जरा देखें इसका सवाल कैसे आता है एग्जाम में। अच्छा, इसका क्वांटम के साथ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब जरा मैं आपको याद दिलाऊं, इसका जो पहले दो पार्ट है ना वो तो क्वांटम के हैं, इसका जो तीसरा पार्ट है वो इसका है एस्ट्रोनॉमी का है। देखो इसके अंदर सवाल क्या है। फिगर 9.1 shows the visible spectrum of the emission spectrum of hydrogen gas in a laboratory on earth। ठीक है, ये आपको एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। The numbers indicate the wavelength in nanometers represented by each line। Explain how the emission spectrum provides evidence for the existence of discrete energy levels of the electron in an hydrogen atom। बेटा ये क्वांटम में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होते हैं तो वो एमिट करते हैं फोटॉन्स ऑफ बिल्कुल स्पेसिफिक कलर्स, वो कुछ कलर्स एमिट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो फोटॉन्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी इक्वल होती है टू द एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स जब वो जंप करते हैं। क्योंकि कलर स्पेसिफिक हैं, इसका मतलब है एनर्जी लेवल्स भी स्पेसिफिक या डिस्क्रीट हैं। क्योंकि अगर उसका डिस्क्रीट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर हैं एनर्जी लेवल्स, यानी उनकी फिक्स्ड वैल्यूज हैं, वो कोई भी एनर्जी नहीं होता उनके दरमियान एनर्जी गैप, उसकी फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। डिस्क्रीट मींस फिक्स्ड वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट दे एमिट फोटॉन्स ऑफ स्पेसिफिक कलर्स। These photons have energy equal to the energy gap between the energy levels. Since colors are specific, it means the energy levels are discrete. Levels are discrete. यानी कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग कलर्स एमिट करता है, ठीक है। फिर अगला पार्ट उसने कहा हुआ है, फिगर 9.2 show 5 of the energy levels in hydrogen atom, the wavelength and the radiation in figure 9.1 shown in figure 9.1 relate to the transition to minus 3.400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल, ठीक है। बेटा मैंने आप लोगों को क्लास में बात समझाई थी, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है ना वो होता है फर्स्ट शेल। फिर अगर आप, और वो नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जब आप इन्फिनिटी से यानी एटम के बाहर से फर्स्ट शेल में लेकर आते हैं तो वर्क इज डन बाय द एटम, बाय द सिस्टम। एंड वेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द एटम, तो हम ये कहते हैं वर्क या उसका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो चलो बहरहाल, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने कहा हुआ है शो दैट द एनर्जी लेवल एक्स इज माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बेटा आप जरा इसको देखो, ये ट्रिकी पार्ट है, लोगों को ये समझ नहीं आता ये कैसे करना है। पहले तो आप लोग इस बात को देखें, x से लेके ये जो -3.4 है, आप किसी भी दो एनर्जी लेवल के बीच में आप देखें ये सबसे बड़ा गैप है, ठीक है। तो हम लोगों को उसने ये बताया हुआ है, आप जरा इसको जरा ठीक से आपको समझना है। यहाँ पर पीछे उसने आपको ये वेवलेंथ्स का ग्राफ दिया, देखो इसका ताल्लुक पिछले वाले पार्ट से है। उसने आपको ये कहा हुआ है कि ये वेवलेंथ्स हैं जहां पर आपके पास वो कलर्स आते हैं, इसका मतलब है ये वेवलेंथ्स हैं जो वो एमिट करता है। अब आपको ये सोचना है कि भाई कौन सी वाली वेवलेंथ एमिट होगी जब वो जंप करेगा एक्स से माइनस, यहां से एक्स से -3.4 पे वो करेगा, तो वो कौन सी वेवलेंथ एमिट करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा भाई, अब फर्स्ट शेल में और कहां कहां से आ सकते थे इलेक्ट्रॉन? अगर ये यहां से आते और ऊपर से, तो ये तो और बड़ी एनर्जी होती ना। अगर ये थर्ड शेल से आते तो ये और एनर्जी गैप बड़ा होता ना। अगर फोर्थ शेल से आते तो और एनर्जी गैप बड़ा होता, ठीक है।
अच्छा, अब यहां पर आप लोगों को ये सोचना है कि भाई अब ये इधर देखें आप, आपके पास ये डिफरेंट, ये 4 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और ये मैंने आपको 4 उसका बताया कि वो 4 पॉसिबल, ये अभी जो जंप करके आया मैंने एक ही आपको बताया, फिर मैंने आपको दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा, ठीक है। इसमें सब, इनमें से यानी जब ऊपर से नीचे आते हैं, इनमें से सबसे छोटा जो गैप है वो है x और -3.4 के बीच में। हाँ, वैसे 2 शेल्स के बीच में वो बड़ा है, लेकिन अगर ऊपर से फर्स्ट शेल में आके गिरेगा तो सबसे छोटा गैप जो है वो x से लेके -3.4 का है। तो जितना छोटा गैप होता है, एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E = hc/λ। तो जितना छोटा गैप होगा, इसका मतलब है उतनी लॉन्गर वेवलेंथ वो एमिट करेगा। तो इसमें से जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो 658 है, क्योंकि ये सबसे छोटा एनर्जी गैप है। यानी ऊपर से शेल से जब ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं तो ये एमिट करेगा 6 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच इज 658। तो इन सब में से जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो 658 थी, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में hc/λ में वेवलेंथ की वैल्यू पुट करूंगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट को गिवन होता है हमें, c की वैल्यू हमें पता होती है 3 × 10⁸ और वेवलेंथ में 658 नैनोमीटर्स पुट करके मैं एनर्जी निकाल लूंगा। तो पहले एनर्जी आएगी जूल्स में, फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये उसकी वैल्यू नहीं है। लोग समझते हैं फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर नहीं है। हमें ये तो एनर्जी डिफरेंस निकला है, ये एक्चुअली एनर्जी का डिफरेंस निकलता है दोनों के बीच में, तो हमें तो उसका एनर्जी लेवल निकालना है ना। तो बेसिकली याद रखो, जो एनर्जी का डिफरेंस है, या इसको डेल्टा ई भी कह सकते हैं, वो जो x की एनर्जी है उसमें से फर्स्ट शेल को माइनस कर दो, क्योंकि x की ज्यादा है तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, ठीक है। तो डिफरेंस आपने निकाल लिया, x की एनर्जी हमें निकालनी है, फर्स्ट शेल की हमें गिवन है, यहां से x की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसमें बस जो ट्रिकी पार्ट होता है ना वो यही वाला होता है कि सर ये बच्चे बस ये पूछते हैं सर ये 658 क्यों लिया आपने, ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं ली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसमें ना, अच्छा एक और बात भी मुझसे बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर आप जो है वो ऊपर से फर्स्ट शेल में ही क्यों ला रहे हैं। मैं इसलिए ऊपर से फर्स्ट शेल में ला रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन के अंदर क्या होता है, हायर शेल से वो लोअर शेल पे आके जंप करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहां पर अगर आप देखें, उसने कहा हुआ है 5 ऑफ द एनर्जी लेवल्स इन द हाइड्रोजन एटम, द वेवलेंथ रेडिएशन रिलेट टू द ट्रांजिशंस टू, ये की पॉइंट पढ़े हो, ट्रांजिशंस टू -0.34। यानी इसका मतलब है कि ऊपर से इसी शेल में आके गिरना है सब, ट्रांजिशंस टू दिस। तो वो मैंने आपसे कहा 4 पॉसिबल ट्रांजिशन है, या तो एक्स से यहाँ आए, या उसके ऊपर वाले शेल से आए, या उसके ऊपर वाले शेल से आया सबसे। तो 4 ट्रांजिशंस हैं, इसीलिए 4 लाइनें नजर आ रही हैं, 4 वेवलेंथ्स हैं। इनमें से जो सबसे छोटी ट्रांजिशन है वो x से लेके -3.4 पे है, क्योंकि x से लेके -3.4 पे सबसे छोटी ट्रांजिशन है, इसीलिए वेवलेंथ सबसे लॉन्गर है। तो इनमें से जो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ है वो 658 है, इसलिए मैंने 658 लिया, ओके। तो ये सवाल का जवाब मिल गया कि हमने फर्स्ट शेल में ही ट्रांजिशन क्यों लिए, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, रिलेट टू ट्रांजिशन टू दिस, तो हायर शेल से इस शेल तक ट्रांजिशन लेगा। चलिए, अब जो मैंने पूरा गेम किया था ना वो तो इस पार्ट के लिए किया था, ये तो क्वांटम है, मैं क्वांटम थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो बेसिकली इस पार्ट के लिए मैंने पूरी कैलकुलेशन की। अब आप देखें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है some parts of the emission spectrum of hydrogen, part A, observed in light from stars in a distant galaxy is shown in 9.3.
द नंबर्स इंडिकेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। अच्छा आप जरा कंपेयर करें उसको, ये नंबर बदल गए हैं, ठीक है, ये नंबर एक्चुअली बढ़ गए हैं। अगर आप देखें इसको, यहाँ से तुम देखो 411 है, 435 है, 88 है, 58 है। अब उसके नंबर देखना थोड़े बड़े हो गए हैं, देख रहे हो, 411 429 हो गया, 435 454 हो गया, 488 509 हो गया, और 686 हो गया। यानी वेवलेंथ लॉन्गर हो गई है, यानी अब ये लॉन्गर एमिशन वेवलेंथ एमिट कर रहा है। और बेटा एक्सप्लेन, अच्छा ये तो या सो उसने उसने कहा हुआ है कि आपसे सवाल में the spectrum shows the same pattern but different wavelength. State the name of the phenomena that gives rise to the change in wavelength. इसको कहते हैं रेड शिफ्ट। जब भी वेवलेंथ बढ़ती है ना हम कहते हैं रेड शिफ्ट हो गई, अगर ये कम हो रही होती है ना तो हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और इसका स्टेट व्हाट द फिनोमेना शोज अबाउट द मोशन, तो बेटा इसका जवाब होगा द स्टार्स इन द गैलेक्सी आर मूविंग अवे। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं अभी पार्ट सी नहीं कराऊंगा, अभी इसका पार्ट सी पर रुक जाऊंगा। सी का भी हमने फॉर्मूला नहीं सीखा है, सी पे मैं बाद में आऊंगा। अच्छा, यूज वन ऑफ द लाइंस in figure 9.1 and the corresponding line in 9.3 to determine the speed of the distant galaxy relative to the observer। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है, देखो ये कैसे करेंगे। मैंने अभी तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था ना रेडशिफ्ट का, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन सी। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, देखो कैसे करूंगा। जब ये हाइड्रोजन गैस से एमिशन आ रही थी, तो कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी एक लाइन ले लो, मैं ये वाली लाइन ले रहा हूं, तो उसकी वेवलेंथ थी 658। ठीक है, 658 ये वो वेवलेंथ है जो हमें जमीन पे हाइड्रोजन से मिलती है। लेकिन जब स्टार से आ रही थी तो इसकी वैल्यू है 686। रेड शिफ्ट हो गई ना, क्योंकि वो स्टार दूर है, दूर जा रहा है आपसे। तो इसका फॉर्मूला देखो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, वही डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा। डेल्टा लेमडा कितना है, चेंज इन वेवलेंथ कितनी है सर, जमीन पे ये 686 थी, स्टार से जो आ रही है वो 658 आ रही है, तो जो चेंज है वो 28 का नैनोमीटर्स। तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन सी। डेल्टा लेमडा मैं पुट कर दूंगा 28। अच्छा, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वो नैनोमीटर में है। ठीक है, ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी है, ये वो वेवलेंथ तो जो जमीन पे आती है, आप ये पुट करेंगे 658। तो अक्सर बच्चे हमसे कहते हैं सर 658 पुट करें या 686 पुट करें, स्टार से आने वाली नहीं, स्टार से आने वाली नहीं, जो जमीन पे ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, क्योंकि स्टार से तो शिफ्टेड वेवलेंथ आती है ना, वो नहीं ले सकते। इज इक्वल टू, ठीक है, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया था। v मुझे निकालना है और c इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से इसकी स्टार की अप्रोक्सीमेट स्पीड, एस्टिमेटेड स्पीड निकल आती है, ये किस स्पीड से हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो किस स्पीड से ये दूर जा रहा है हमसे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका अगला पार्ट है, वो फॉर्मूला भी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो सिर्फ फॉर्मूला ही पुट करना है। एक और फॉर्मूला होता है, उसने कहा हुआ है कि अगले पार्ट में द गैलेक्सी इन बी इज नोन टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, यूज योर आंसर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ हबल्स कांस्टेंट। अच्छा, ये हबल्स कांस्टेंट मैंने वैसे भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये होता है v इज इक्वल टू एच नॉट इंटू डी, वेयर एच नॉट इज द हबल्स कांस्टेंट। यहाँ से हबल्स कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाओगे तो v अपॉन डी, v आपने ऊपर निकाल लिया, ये स्टार की स्पीड होती है और d इसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ हबल्स कांस्टेंट आप लोगों को, ये क्योंकि सवाल इसका पार्ट आ गया था तो मैंने कहा था इसका पार्ट चलो इसके साथ ही ट्रीट कर लो। ठीक है,
चलो एक सवाल और देखते हैं। स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इसका लॉ लिखवाया था, याद कराया था। द वेवलेंथ ऑफ पीक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, ये जून 22 का वेरिएंट 41 का क्वेश्चन है। ये आया 22 में सिलेबस में, तो इसीलिए हम ज़ाहिर है वहीं से लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। द वेवलेंथ ऑफ पीक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अच्छा, अब ये आपको स्टार ए और स्टार बी, उनका आपको जो है वो ये ग्राफ दिया हुआ है, एमिशंस अगेंस्ट वेवलेंथ। तो देखो स्टार ए जो एमिट कर रहा है उसकी जो पीक वेवलेंथ है स्टार ए की वो है 0.5 नैनोमीटर्स, और स्टार बी की जो पीक है वो ग्राफ से हम रीड कर सकते हैं, वो है 0.65। ठीक है, अगर आप देखें ये 0.65 है। ठीक है, ये ग्राफ से आप रीड कर सकते हैं। अगले पार्ट में उसने हमसे कहा हुआ है, एक दफा आप ये रीड कर लेंगे ना, फिर देखिए अगले पार्ट में उसने कहा है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार ए इज नोन टू बी 5800 के, डिटरमिन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार बी। ठीक है, जो लॉ है ना वो क्या है, ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के जो पीक वेवलेंथ होती है, इसको लैम्डा मैक्स का मतलब है जो पीक इंटेंसिटी वेवलेंथ, उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर है कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। देखो, तो याद रखो दोनों का लैम्डा मैक्स इंटू टी ऑफ स्टार ए इक्वल होगा लैम्डा मैक्स इंटू टी ऑफ स्टार बी। देखो याद रखो दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर है ना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट के बराबर हो जाता है ना ये। और ये कांस्टेंट कौन सा है? ये कांस्टेंट एक्चुअली ये आपका वही वेन्स कांस्टेंट है। मैंने आप लोगों को वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में ये बात लिखवाई थी ना, ये अभी देखिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये वाला। ठीक है, तो lambda max is inversely proportional to temperature, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है वेन्स कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट सबके लिए, यानी दुनिया के जितने भी स्टार्स हैं ना उनके ये जो lambda max इंटू टी उसकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होती है, और वो कांस्टेंट ये है 0.0029। ये वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ये प्रोडक्ट होता है lambda max इंटू टी का। तो बस इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया, क्योंकि स्टार ए का भी कांस्टेंट के बराबर होगा प्रोडक्ट लैम्डा मैक्स और टी का, और स्टार बी का भी कांस्टेंट के बराबर होगा, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, बस तो फिर हमने वेवलेंथ इक्वेट करके यहाँ से एक का टेम्परेचर हमें पता है तो उसका अपने नॉन टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझिएगा। स्टार बी अपीयर लेस ब्राइट देन स्टार ए व्हेन viewed from the earth. Use figure 10.1 to suggest with a reason how else the physical appearance of star B compares with that of star A. अच्छा भाई, अगर वो लेस ब्राइट है तो इसका मतलब यही है ना वो दूर है। ठीक है, और जितना वो दूर होगा ना तो रेड शिफ्टेड होगा। तो याद रखो इसका, देखो हम क्या कहेंगे, अगर उसके, देखो आप जरा इस पूरी बात को मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, इसके 2 मार्क का आप आंसर कैसे करेंगे। लेस ब्राइट का मतलब ये भी है ना, लेस ब्राइट का मतलब ये हुआ कि उसकी जो पीक इंटेंसिटी है वो लेमडा यानी लार्जर है। ये बात मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताई थी कि जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वेवलेंथ ना। अभी ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में फिर से हमने ये बात की ना अभी। ठीक है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। तो अगर कोई चीज लेस ब्राइट है तो मतलब ज़ाहिर उसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो अगर उसका टेम्परेचर कम है तो आप कहेंगे लैम्डा एट पीक ऑफ स्टार बी इज लॉन्गर, क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम है, हेंस इट्स फर्दर अवे एंड अपीयर टू बी मोर रेड, ठीक है। या सिंपली आप इसको कह सकते हैं कैन अपीयर्स टू बी मोर रेड, बस 2 मार्क का है तो आप इस पे ज्यादा जो है ना, हेंस अपीयर्स टू बी मोर रेड, ठीक है। फिर उसके अंदर उसने अगले पार्ट में कहा है व्हाट इज मेंट बाय रेड शिफ्ट, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, द अपेरेंट लैम्डा इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेवलेंथ देन द एक्चुअल लैम्डा एमिटेड बाय अ स्टार, इसको कहते हैं रेड शिफ्ट। हाउ cosmologists are able to determine the light from a distant star has undergone redshift, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। by examining the dark lines in the emission spectrum we compare the emission spectrum of a star with the known spectrum, ठीक है। known spectrum ज़ाहिर है ऑफ एलिमेंट्स, वो असल में देखो हमें अपना ये पता है कि स्टार के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम सबसे कॉमन है। तो अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम से जो एमिशंस हैं उनको कंपेयर कर लें स्टार से तो हमें अंदाजा हो जाता है कि वो रेड शिफ्टेड है, ठीक है। चलिए इसका एक और सवाल देखें। उसने कहा है particle line in the spectrum of light from a source in the laboratory has a frequency this much. The line spectrum of light from a distant galaxy has a frequency this much. What speed is the distant galaxy moving in relation to the earth? Is it moving towards or away? अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ नहीं गिवन, ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेल्टा एफ अपॉन एफ वाला फॉर्मूला, वी अपॉन सी, ठीक है। अब देखो उसने कहा पार्टिकल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स इन द लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी से जो आने वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा मुझे, जस्ट अ सेकंड। अच्छा तो देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी जो लेबोरेटरी में ऑब्जेक्ट से आई है वो एफ है, और डेल्टा एफ इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो इनका यानी स्टार से आने वाली और लेबोरेटरी में जो एलिमेंट है उनका डिफरेंस डेल्टा एफ है। एफ वी हमें निकालना है और ये स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे ये, ठीक है। अच्छा वो आ जाएगी, खैर वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमसे दूर जा रहा है या हमसे करीब आ रहा है, तो अगर आप गौर से देखें तो बेटा इसमें जो लेबोरेटरी में जो हमारे पास है ना सोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आप देखें वो है 4.57 इंटू 10 पावर 14 570, और जो स्टार से आ रही है फ्रीक्वेंसी वो उससे थोड़ी कम है, ठीक है। जब ये फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ नहीं है, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी में उल्टा चलता है मामला। तो अगर स्टार की फ्रीक्वेंसी लेसर है, जो कि मुझे नजर आ रही है कि स्टार की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेसर है, तो इसका मतलब यह है कि वो मूव अवे कर रहा है, ठीक है। वेवलेंथ लॉन्गर होती है, फ्रीक्वेंसी लेसर होती है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सिंस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द स्टार इज लेसर दैट इज डिक्रीजिंग सो स्टार इज मूविंग अवे, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे, अब ये साइड में आपको जरा समझा दूं, एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है, इन्होंने स्टार्स की जो गैलेक्सीज के स्टार्स है ना उनको स्टडी करके ये अंदाजा लगाया कि सारी जो गैलेक्सीज हैं, मतलब स्टार्स एंड गैलेक्सीज, आ रहे गैलेक्सीज भी स्टार से बनी हुई होती है ना, उनसे उनको स्टडी करके उनके रेडशिफ्ट को स्टडी करके हमें अंदाजा हो रहा है कि सारे जो गैलेक्सीज है ना इन द यूनिवर्स आर रिसीडिंग, रिसीडिंग का मतलब है दूर जा रहे हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अच्छा
हम इसके लिए देखो, ये मैंने अंडरलाइन किया है, दैट एंड द स्पेस इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं, देखो अब ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड हमने यूज किया, दिस एक्सपेंशन स्ट्रेचेस आउट द लाइट, यानी इसका मतलब इसकी वजह से वो रेड शिफ्ट हो रहा है, और हम ये कहते हैं उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है एज ए ट्रेवल, यानी बेसिकली हम कहते हैं क्योंकि वो पीछे जा रहे हैं ना, तो वो अपनी वेवलेंथ को लॉन्गर करते जा रहे हैं, रेड शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक, बात क्या है, द मोर रेड शिफ्टेड द लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सीज, यानी जितना ज्यादा रेड शिफ्टेड होती है ना, द फास्ट इज मूविंग अवे, हम उसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं ना, तो यानी फॉर एग्जांपल एक स्टार है जो कि दूर है, ठीक है, और एक स्टार एक करीब है, तो हमने एक ऑब्जर्व एक बहस हमारी किसी सिचुएशन है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एस्ट्रोनॉमर्स की है बताइए, ये स्टार्स अब कर रहा है, उसका जो एक्सप्लेन वो ऐसे दिया जाता है कि डूनो, सपोज कर आप एक स्पून लें उसके ऊपर करीब हो, बलून को फिल कर स्टार्ट करते हैं, तो डॉट दूर, डॉट इसलिए क्योंकि उनके अंदर में बिल्कुल इसी तरह उन्होंने गैलेक्सी को एक्सप्लेन किया कि गैलेक्सी के अंदर एक्चुअली, और ये गैलेक्सीज दूर नहीं जा रही हैं, बट उनके दरमियान स्पेस एक्सपैंड करता जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स में लिख दिया, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू, यानी द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज दिस वन। ठीक है, तो हमने कहा दिस एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्लेन लाइक स्प्रेडिंग ऑफ डॉट्स, ठीक है, ऑन एन इन्फ्लेटिंग बलून, they move away from each other, however they themselves do not move, वो दूर भी जा रही हैं लेकिन खुद मूव भी नहीं कर रहे, वो एक्चुअली नहीं कर रहे क्योंकि उनके दरमियान स्पेस एक्सपैंड कर रही है, नॉट दो ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, चलें, ये हो गई बात। अब जल्दी से लेट मी फिनिश विद हबल्स लॉ एंड बिग बैंग थ्योरी, मैं आपको जरा जल्दी से समझा देता हूँ। अब हबल ने क्या किया था, देखो इसका एडविन हबल बड़ा बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉमिस्ट है ये, इसने क्या किया था, इसने बहुत सारी, यानी समझो रेड शिफ्ट्स को स्टडी किया। ठीक है, अच्छा, और स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड कैंडल्स, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कैंडल्स आर दोस जिनकी लुमिनोसिटी हमें नोन होती है। जब उसने बहुत सारे, अच्छा, जब स्टैंडर्ड कैंडल्स के ना हमें ज़्यादा डिस्टेंसेस भी पता होते हैं, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था स्टैंडर्ड कैंडल से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इससे अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इससे आप वेलोसिटीज निकाल सकते हैं रेड शिफ्ट से। तो जब इसने बहुत सारे स्टैंडर्ड कैंडल्स के रेड शिफ्ट निकाले और उनको कंपेयर किया ना, ही ऑब्जर्व कि जो स्पीड होती है, ये जो रिसेशन वेलोसिटी जैसे वो दूर जा रहा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। इसका मतलब है जितना वो दूर है ना, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, उसने रिलेशनशिप निकाला, तो जब उसने उसने कहा स्पीड ऑफ द, ये जो रिसीडिंग स्टार होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस, जितना वो डिस्टेंस बढ़ता है उसकी स्पीड और ज्यादा होती है। उसने फिर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम कहते हैं हबल्स कांस्टेंट, और ये इसका, ये जो आ, मैंने इसको इसके फॉर्म में लिख दिया है, इसको लॉ की फॉर्म में, द रिसेशन स्पीड ऑफ द गैलेक्सी मूविंग अवे, ठीक है, फ्रॉम अर्थ और ऑब्जर्वर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और ऑब्जर्वर। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है जी, इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो v अगेंस्ट t का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका जो ग्रेडियंट होता है वो v अपॉन d, यानी इसका जो ग्रेडियंट होता है वो हबल्स कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो आसान लफ्जों में, गैलेक्सीज विच आर क्लोजर टू अर्थ आर मूविंग अवे एट अ स्लोअर स्पीड, और वो गैलेक्सीज जो के दूर हैं वी ऑब्जर्व के वो ज्यादा, और उनकी जो रिसेशन स्पीड है उनकी और ज्यादा होती है। ओके, चलिए,
अब सर बिग बैंग थ्योरी का हबल्स की इस थ्योरी से कैसे आर्गुमेंट सपोर्ट होता है? देखें, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली अगर आप लोगों को नहीं पता ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो यूनिवर्स है ना, वो एक बहुत एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस जो है ना, वो एक समझो एक डॉट की तरह या एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वेरी हॉट डेंस सिंगुलर पॉइंट, एक सिंगुलर पॉइंट था। फिर वो एक बैंग से जो है वो टुकड़े टुकड़े होके रिसीड करने लग गया, दूर जाने लग गया, ठीक है। सो बेसिकली इस ग्राफ को देखो ना, तो मैं ग्राफ बताएगा, तो देखो अगर हम हबल्स लॉ को एक्सट्रापोलेट करें, उसको अगर हम उसकी, उसने बेसिकली क्या किया, बहुत सारे स्टार्स का वेलोसिटी कैलकुलेट किया और डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब ये देखो ना, अब ये जरा इसको समझो, ये उसने क्या किया, बहुत सारे स्टार्स की उसकी वेलोसिटी आई, डिस्टेंस आया, तो उसने यहाँ पर उसने कहा भाई एक ये पॉइंट हो गया, फिर ये दूसरा हो गया। यार इतना इतना सीधा तो नहीं आता, थोड़ा डाटा स्कैटर्ड होता है, हम तो बेस्ट फिट बनाते हैं। करते करते उसने बेस्ट फिट वाला कर रहे हैं ना, तो उसको ओरिजिन पे आगे टच की वो, ये वेलोसिटी और डिस्टेंस का है, ठीक है। वेलोसिटी निकालने का तरीका अब हमें पता है, वो रेड शिफ्ट का फॉर्मूला हमने सीख लिया है। डिस्टेंस निकालने का हमें तरीका पता है, स्टैंडर्ड कैंडल्स का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जब आप उसने जब इनको ला के ग्राफ ऑब्टेन किया ना, तो उसको नजर आया कि वो आगे जीरो पे टच करता है, विच एक्चुअली मींस कि जब डिस्टेंस जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जीरो का मतलब है ये सारी गैलेक्सी पहले एक सिंगल जगह पे थी, और उस वक्त वो क्योंकि सिंगल पॉइंट था तो जाहिर है उसकी वेलोसिटी जीरो होनी थी। फिर जब वो फटा बिग बैंग से, तो उनका दरमियान डिस्टेंस बढ़ने लग गया और वेलोसिटी बढ़ने लग गई, वो दूर 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 जाने लग गया, और वो दूर जो है वो जाहिर है प्रोपोर्शनली जा रहे हैं। तो ये इसका बिग बैंग थ्योरी का जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो बेसिकली ये हबल्स लॉज को सपोर्ट करता है। तो वो ये कहता है, एज हबल सजेस्टेड दैट गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, then they must have started from a same point at some point in past. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी suggests that universe started as an extremely hot dense singular point which subsequently began to expand. ठीक है, तो उसने कहा था डाटा, मैंने अभी जो आपको बताया कि द डाटा ऑफ द हबल्स लॉ कैन बी एक्सट्रापोलेटेड, यानी बैकवर्ड एक्सटेंड करके to the point that the universe started expanding and beginning to the universe. Therefore जब उसने, वही मैंने अभी आपको ग्राफ बताया, जब उसने इस ग्राफ के डाटा को देखा तो वो ओरिजिन पे आकर टच किया, तो उसने कहा कि भाई ये देखो, जब डिस्टेंस जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी, ठीक है। उससे उसने एक रिलेशनशिप बनाया। अब हमारे सिलेबस में ये नहीं है कैसे आया। उसने कहा कि जो और एज है ना, वो 1/h0 है, यानी इस यूनिवर्स की जो एज है वो 1/h0 है, ठीक है। तो अगर हबल्स कांस्टेंट की यहाँ वैल्यू पुट करें, तो तकरीबन ये एक एस्टिमेशन आती है 13 to 14 बिलियन ईयर्स। हम ये एक एस्टिमेटेड एज है यूनिवर्स की, हम ये कहते हैं जी। जाहिर है अभी तक जो एक अंदाजा है वो ये इतनी है, ठीक है। चलो एक जल्दी से एक पास पेपर का एक क्वेश्चन और है, ये खत्म हो गया हमारा थ्योरी। जल्दी से एक पास पेपर का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, पर टाइम कम है तो जरा मैं जल्दी से इसको कर रहा हूँ। स्टेट हबल्स लॉ। हबल्स लॉ स्टेट करने के लिए आएगा तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, स्पीड ऑफ द रेसेशन ऑफ गैलेक्सी is directly proportional to the distance of that galaxy moving away from the observer, ठीक है। Explain how cosmologists use observations of emission spectra from the star in distant galaxy to determine the universe is expanding. So मैंने अभी आपसे कहा wavelength of spectral lines from galaxies are greater than the known values, that is redshifted. This shows that the star in distant galaxies are moving away. तो हमने वही अभी कहा कि हम एक नॉन ऑब्जेक्ट से स्पेक्ट्रल लाइंस लेते हैं और स्टार से स्पेक्ट्रल लाइंस लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो हमें स्टार से जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ना, रेड शिफ्ट हुई भी नजर आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी वेवलेंथ जो है ना वो लॉन्गर होती जा रही है, विच मींस के स्टार जो है वो रिसीड कर रहे हैं। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ हबल्स लॉ एंड द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स लीड टू द बिग बैंग थ्योरी। तो हमने कहा ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स द and the distant objects are the faster they are moving away. So initially they must have been close together, ठीक है, and very dense and hot. क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो अब तक मूव कर रहे हैं तो मेरे भाई इसका मतलब है ओरिजिनली उनके अंदर इतनी एनर्जी थी, वो गर्म थे, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि जब वो काइनेटिक एनर्जी सब में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो वो आज तक उनके पास वो एनर्जीज हैं जिससे वो दूर मूव कर रहे हैं। अगर इतनी दूर चले गए इसका मतलब है बहुत ज्यादा एनर्जी थी ना उसके अंदर। ठीक हो गया, चलें, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी और नोट्स भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा।
इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को अपनी क्लासेस में डायरेक्शन दूंगा कि इसको किस तरह से कवर करना है। चलें, ठीक है।